चलो, कल हम लोगों ने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व इसको शुरू किया था। आधा लेक्चर, पहला सेक्शन इसको कहे पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको अटेंडेंस जो क्रिएट किया था वो अटेंडेंस दिया भी होगा। और कल जो हम लोग विश्लेषण कर रहे थे वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के महत्व को लेकर, उसमें से 2 मुद्दों को लेकर हमारा विश्लेषण जो है पूरा हो चुका था और फिर इसके पश्चात के जो 4 मुद्दे बचे हुए हैं उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, हम लोगों ने जो 6 मुद्दे हम लोगों को पूरी तरीके से देखने हैं, उन मुद्दों को लेकर पहले ही आपकी नजर से आप जो सोच रहे हैं कि भाई यहाँ महत्व है या नहीं है, उसको लेकर भी थोड़ी सी बात की थी और आपने भी एक एक शब्द के भीतर हाँ है महत्व, हाँ नहीं है, इसको लेकर जवाब भी दिया था। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि कल जो मुद्दे हम लोगों ने 2 चर्चा किए उसमें उद्योग और व्यापार क्षेत्र के भीतर हिंदी की अहमियत है और उसको लेकर हमने उदाहरणों के साथ चर्चा की। दूसरा मुद्दा जो है, फिर उसके बाद मीडिया जो है उस क्षेत्र के भीतर संचार माध्यम और हिंदी का संबंध जब हम लोग सोच समझ रहे थे, इसका विश्लेषण कर रहे थे, तो वहां पर भी हम लोगों ने महत्व है करके उत्तर दिया और उस तरीके से कुछ उदाहरणों के साथ विश्लेषण किया। अब देखिए, तीसरा मुद्दा जो है वह है सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी। इसको लेकर सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है वहां पर हिंदी किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, ये मुद्दा हालांकि ऊपर जो संचार माध्यम का जो है उसके साथ जुड़ जाता है, लेकिन मैंने कहा था कि उसके पहले की जो सीढ़ी कंप्यूटर, इंटरनेट और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का जो पूरा क्षेत्र साधन सामग्री के तौर पर आ जाता है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और हिंदी के भीतर ये उसके मौके उपलब्ध है या नहीं है। आप इसको चला रहे हो तो हिंदी में ये आपके लिए उपलब्ध है या नहीं है, उसको लेकर यहाँ हमें सोचना है। और इस जगह पर आपने कहा, मैंने कहा और सब लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में हिंदी कमजोर है। इस क्षेत्र में हिंदी को काम करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की वेबसाइट, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ उसको बनाने और डिजाइन करने का जो क्षेत्र होता है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है उनके प्रोग्रामिंग को लेकर जो बातें हैं वो सारी की सारी अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में इसके लिए मौके नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के भीतर आप ये भाषा जब तकनीकी तौर पर हिंदी बनकर आ जाती है तो उन शब्दों के अर्थों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आईटी रिटर्न से संबंधित भी बात अगर आप कर रहे हो और आप उसमें एक ऑप्शन, एक मौका जो दे दिया जाता है कि भैया आप ये फॉर्म अंग्रेजी में भरना चाहते हैं हिंदी में या हिंदी में भरना चाहते हैं, उसको क्लिक करके आप वो फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर जैसे समझते वक्त, तकनीकी भाषा समझते वक्त उसके भीतर की मुश्किलें पैदा हो जाती है, तो हमें फिर लगता है कि भाई इससे बेहतर तो अंग्रेजी का है। तो वो शाब्दिक पर्याय जो दिए जा रहे हैं ना, वह थोड़े से तकलीफ देह होते, जो आम प्रचलित भाषा के भीतर के होने चाहिए वह नहीं होते। आप पूरा का पूरा कंप्यूटर स्क्रीन हिंदी के भीतर कर सकते हो, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे आप हिंदी के भीतर करेंगे तो आपको उसके जो पर्याय है वह ठीक से समझ में नहीं आ जाएंगे। आपको प्रचलित जो पर्याय होते हैं, विकल्प जो होते हैं, वही यहाँ पर आपको पता होते हैं। फिर तकलीफ होती है कि भाई ये क्या हो गया, हमने हिंदी के भीतर तो इसको किया, लेकिन जैसे ही किया तो फिर जो चीजें हमें दिख रही है जो हमारे परिचित और परिपाटी के भीतर की नहीं है, ये आपको लगेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ। जीमेल को लेकर आप अगर इसको हिंदी में लेकर जा रहे हो या फिर किसी प्रादेशिक भाषा के भीतर लेकर जा रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, आपकी पृष्ठभूमि ईमेल की सारे के सारे ऑप्शन जो है वो किस तरीके से दिखेंगे, ये आप एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। देखिए, मेरा मेल आईडी जो है वह पूरी तरीके से जो है आप कहे कि हिंदी के भीतर इसको मैंने
किया हुआ है, दोनों भी मेल जो है मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरा जो उसका तकनीकी हिस्सा है, जो इनबॉक्स, अगर अंग्रेजी में होगा तो इनबॉक्स, तारे के निशान वाला, याद दिलाए गए, भेजे गए, ड्राफ्ट्स, ट्रैश, नोट्स, इसके अलावा ज्यादा, ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, ये पूरी आपको हिंदी के भीतर दिखेगी। ये दूसरा जो मैं ईमेल हैंडल कर लेता हूं, ये भी आपको उसी तरीके से दिखेगा। एक मैं कॉलेज पर्पस के लिए, और फिर मैं मेरा निजी ईमेल जो है वो इस तरीके से। तो ये ऑप्शन आपको ऊपर प्राथमिक सामाजिक प्रचार, अगर अंग्रेजी के भीतर जो है वो प्राइमरी, सोशल और प्रचार के लिए हो सकता है कोई दूसरा शब्द, तो फिर ये चीजें आप देखें कि ये इस तरीके से आपको दिखेगी। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी वाला ये सूचना दे रहा है ना आपको, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर की भाषा जो होती है उसके माध्यम से आपको सूचनाएं, इंटरनेट की भाषा जो है उसके माध्यम से हिंदी में ये सूचनाएं आपको मिल जाती है, या आप कहें आदेश मिल जाता है कि आपको ये करना है तो ये करे, ये करना है तो ये करे, तो इस आदेश पर क्लिक करें या इस मुद्दे पर क्लिक करें। तो ये अभी तक परिपूर्ण बना नहीं है, या वह हमें सामग्री देने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस क्षेत्र के भीतर काम करना पड़ेगा, और सीधी सरल भाषा के भीतर ये काम करना आवश्यक है। तो कंप्यूटर, इंटरनेट या फिर विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें जो हैं उसके विकास को लेकर, और फिर सभी लोगों के लिए उपलब्ध उस भाषा में उसको लेकर आना अभी बाकी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर चौथा मुद्दा आ जाता है विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र के भीतर हिंदी की अहमियत क्या है, उसको लेकर आपने इसको लेकर भी कह दिया कि भाई नहीं, इस क्षेत्र के भीतर हिंदी ताकतवर, इस क्षेत्र को हिंदी ने कब्जे में नहीं लिया है, तो बिल्कुल ये उत्तर इसका रहेगा, नहीं लिया है। और मैंने जाते जाते आपको ये भी उदाहरण दिया था कि एनसीईआरटी ने ये इस क्षेत्र के भीतर काम किया है, ताकतवर काम किया है, लेकिन कहां तक, कौन सी कक्षा तक किया है, तो आप कह सकते हो कि 12वीं तक किया है। आप देखिए अभी साइंस की पढ़ाई पढ़ रहे हो, मैं एक आर्ट्स फैकल्टी का टीचर हूँ, और आप जो साइंस के भीतर पढ़ रहे हो, बीएससी आप कर रहे हो, तो आप ध्यान में रखें कि यही सामग्री आपको जो साइंस के भीतर की अगर 11वीं 12वीं तक या फिर 10वीं तक संपूर्ण तरीके से, या उसके बाद की पढ़ाई के लिए अगर हिंदी के भीतर उपलब्ध हो, तो कितना बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हो, या आप जिस भाषा में गति रखते हो उस भाषा में उपलब्ध हो, तो अंग्रेजी के साथ जो हमारी लड़ाने की स्थितियां होती है वो नहीं हो सकती। या अभियांत्रिकी क्षेत्र के भीतर का मैंने कह दिया, मेडिकल के क्षेत्र के भीतर का, ये सारा का सारा हिंदी में उपलब्ध होगा, तो आज जितने डॉक्टर बन रहे हैं ना, उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना डॉक्टर बन सकते हैं। और हमारे देश के लिए डॉक्टरों की जरूरत है, डॉक्टरों को ज्ञान देने की जरूरत है। और हम लोग अगर देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा के भीतर ये ज्ञान जो है इनको कमजोरी के साथ मिल रहा है, वो कमजोर है भाषा के नाते, नतीजे इनको वह ज्ञान नहीं मिल रहा। तो क्यों हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की व्यवस्था ये सोचती नहीं है कि हम अपने देश के विद्यार्थियों को, बच्चों को हिंदी के भीतर या प्रादेशिक भाषाओं के भीतर उपलब्ध करवा नहीं रहे। तो ये सरकारी सोच और ज्ञान के भीतर ये किताबें उपलब्ध न होना, नतीजा ये है कि यह यहाँ पर हमारे उस क्षेत्र को कमजोर कर रहा है। और स्वास्थ्य, अब देखिए कोरोना के कालखंड के भीतर डॉक्टरों और नर्सों और फिर इस तरीके से मेडिकल अफसरों की कमी को हम लोग महसूस कर रहे हैं। अगर यही ज्ञान हिंदी के भीतर या प्रादेशिक भाषाओं के भीतर होता तो कितना अच्छा होता, और कितने डॉक्टर हमारे पास मौजूद होते, कितने तकनीशियन हमारे पास मौजूद हो सकते थे। तो ये भाषा ही कमजोरी रही, या इस भाषा के भीतर से होकर इस भाषा में, मतलब अंग्रेजी से होकर हिंदी में ये अगर ज्ञान उपलब्ध होता तो डॉक्टरों की फौज हम लोग खड़ी कर सकते थे। तो ये नहीं करा पा रहे। इसका अर्थ है कि मूल किताबें विज्ञान से जुड़ी हुई, मेडिकल से जुड़ी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई इस भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। ये अगर होगी तो बच्चे उसमें पढ़ेंगे। फिर 12वीं के बाद का आप ध्यान में रखें, उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा, ये भी अगर बच्चे हिंदी के भीतर लेंगे
तो ये क्षेत्र एक व्यापक बन जाएगा और हमारे देश के भीतर की इंसानी ताकत, हमने जो मैन पावर को लेकर कल शब्द इस्तेमाल किया था, वो पूरी तरीके से इसमें भी सक्षम बनेगी। हमें परिणाम की अपेक्षा होती है। आप किस भाषा में इसको काम कर रहे हो, मतलब आपका दिमाग अगर काम कर रहा है, वो चाहे हिंदी में करे, चाहे अंग्रेजी में करे, कोई मराठी में करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जो परिणाम निकलेगा, समझ लो हिंदी में विज्ञान की पढ़ाई या फिर या मेडिकल की पढ़ाई पूरा किया विद्यार्थी, ऑपरेशन अगर कर रहा है डॉक्टर बनके, तो उसी सफाई के साथ करेगा जो अंग्रेजी में पढ़ के कर चुका है। वहां भाषा मुश्किल नहीं होती, वहां आपका स्किल, आप जो काम करते हो किस तरीके से किसी सूक्ष्मताओं के साथ काम कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा कौन सी है ये अहमियत नहीं रखता। आप किसी भी भाषा में किसी को भी किसी भी प्रकार का ज्ञान दे सकते हो। तो ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, विद्यार्थी समझे इसको, काम करते वक्त, कार्य करते वक्त उस भाषा को लेकर आ जाए, तो उसको वहां उसका लाभ होगा। अगर अंग्रेजी के भीतर वो समझने में सक्षम नहीं, हिंदी में समझ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हिंदी में समझाना, हिंदी में पढ़ाना जरूरी होता है। तो ये नहीं किया जा रहा, और इस पर हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था, शिक्षा विभाग जो इस पर गंभीरता से सोचे, ये नहीं सोच रहा है। नतीजन वो जैसे परिपाटी के हिसाब से चल रहा है, उसी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। तो ध्यान में रखें, हमारी प्रादेशिक भाषा और हिंदी में विज्ञान और तकनीकी, शास्त्रों और अभियांत्रिकी क्षेत्र और स्वास्थ्य और मेडिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो है, वो पूरी तरीके से अगर हिंदी या किसी तरीके से हमारे भारतीय भाषाओं के भीतर आ जाएगा, तो हमारे देश के इंसानी ताकतों को बढ़ाने की क्षमता में जो हम कमजोर हैं और कहते हैं कि हमारे पास वो स्किलफुल लोग नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता। और लोग इतनी गति के साथ और इतनी शीघ्रता से अपने उस मकाम पर पहुंचेंगे कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो भाषाई अड़सर, भाषाई रुकावट जो है, ये खत्म करना यहाँ पर जरूरी है। तो ये नहीं किया जा रहा है, और आगे कितने सालों में किया जाएगा इसका भी भरोसा नहीं है। नतीजन इन क्षेत्रों के भीतर हम हिंदी भाषा के नाते कमजोर रहेंगे। ये राजनीतिक निर्णय और प्रशासकीय निर्णय है, इसको समय लगेगा। तो ये एक आप ध्यान में रखेंगे। 5वें नंबर का मुद्दा है राजभाषा हिंदी को लेकर। अब देखिए, इसको लेकर कल टिप्पण हम लोगों ने किया था, और एक जगह पर मैंने कहा था कि हम लोग अपनी ही भाषा की इज्जत नहीं करते, उसका सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है, वो नहीं करते हैं। नतीजन हम लोग अपनी भाषा को कमजोर कर देते हैं। कल मैंने पूछा था कि आपको कि भैया हमारे देश में जो कार्यालयीन भाषा होती है, प्रशासकीय भाषा होती है, वो कौन सी? तो हम लोग अगर हिंदी कह रहे राजभाषा है, लेकिन वह असल में कार्य की भाषा नहीं है, और विभिन्न सरकारी कार्यालय और फिर गैर सरकारी कार्यालयों के भीतर जो काम चलता है, वो अंग्रेजी के भीतर ही चलाया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारे देश का संविधान बना और कानून बना, उस जगह पर जो नियम बनाए गए थे, उस जगह पर ये कहा गया था कि हमारे देश में 1965 तक ही अंग्रेजी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी कार्यालयीन भाषा के तहत इसको माना जाएगा। लेकिन मतलब केवल अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों मानी जाएगी। और 15 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे, 1951 से लेकर 1965 तक ये चलेगी, उसके बाद अंग्रेजी का अस्तित्व ऑफिशियल लैंग्वेज कार्यालयीन भाषा के तहत खत्म हो जाएगा। ये कानूनी तौर पर खत्म हो गई है, लेकिन वास्तव में कार्यालयों में अभी भी बनी हुई है, ये उन जगहों से हटी नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखें। और इसको जब जब भी कड़ाई से पालन करने की कोशिश की जाती है, तो हमारे देश के कुछ राज्य इसका विरोध करते हैं। उसमें आप कहे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण के 4 राज्य बिल्कुल प्रखरता से इसका विरोध करते हैं। उसी तरीके से देश के पूर्वी कुछ राज्य, जिसमें आप कहें मेघालय, नागालैंड, ये या त्रिपुरा, ये दूसरे जो 4-5 राज्य पूर्वी प्रदेश के तौर पर आ जाते हैं, ये भी विरोध करते हैं। उसका कारण ये है कि वे लोग उनकी मातृभाषा के अलावा अगर किसी दूसरी भाषा के साथ
संबंध रखते हैं और बिल्कुल नजदीकी संबंध रखते हैं, तो वो है अंग्रेजी, हिंदी नहीं। महाराष्ट्र के भीतर आप कहें या फिर महाराष्ट्र जैसे दूसरे जो राज्य हैं, मातृभाषा के बाद ये किसी दूसरी भाषा को बहुत आसानी से जानते हैं, तो वो है हिंदी। अंग्रेजी तीसरे नंबर पर जाता है। तो ये फिर नीचे के चार और फिर पूर्वी प्रदेश के नाते वहां के जो 4-5 राज्य हैं, ये बिल्कुल प्रखरता से विरोध कर देते हैं और फिर एक भाषाई टकराहट देखी जा सकती है। आप देख सकते हो कि अमित शाह ने गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ पत्र निकाले गए थे 4-6 महीने पहले, तो उस बात को लेकर नीचे के जो 4 राज्य दक्षिण के आप कह सकते हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश ने बहुत अब इसके बाद माने और एक तेलंगाना, ये 5 राज्य अभी जो बने हुए, इन्होंने बहुत प्रखरता से विरोध किया और एक हड़कंप मचा कि आप इस तरीके से हिंदी को हम पर थोप नहीं सकते हो, हम जैसे बनता है उस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप थोपने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इसको नकारेंगे। तो ये राजभाषा के नाते एक कमजोरी, एक मुश्किल वाली घड़ियां जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। और सरकार के विभिन्न कार्यालय जो होते हैं उसमें फिर दोनों भाषाएं जो है एक साथ चलती है, अंग्रेजी और हिंदी, लिखित रूप में भी और भाषण करते वक्त या बोलते वक्त, इन दोनों भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है। कुछ साल पहले इन राज्यों की जो विरोध करने की पद्धतियां थी, जो तरीका था, वो जिस तरीके से कट्टरता और प्रखरता के साथ था, वो आज नहीं, वो नरम हो गया और इसको समय लगेगा। किसी राज्य के भीतर ये भाषा है ही नहीं, तो उसको समझने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए, उसको सामाजिक स्वरूप देने के लिए, उसमें फिर कार्यालयीय स्वरूप लाने के लिए समय लगता है। लेकिन जितने जल्दी इसको लगाना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, वो गति कम है, ये ध्यान में रखें। लेकिन भविष्य में ये स्थितियां नहीं रहेंगी। मैंने कल आपको कह दिया था कि रेलवे विभाग, फिल्म इंडस्ट्री या इस तरीके के जो दूसरे क्षेत्र है वहां पर जिस तरीके से काम चल रहा है, डाक विभाग जो है यहाँ सरकारी कार्यालयों के तहत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका हिंदी के लिए बहुत बड़ा योगदान जो है रहा है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है, ये मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक विभाग, तो ये आप ध्यान रखें, ये राजभाषा के लिए बहुत सारा काम कर रहा है, राष्ट्रभाषा के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। नतीजन इसके परिणाम जो है दिख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर राजभाषा हिंदी के नाते आप ध्यान में रख सकते हो। छठा और अंतिम मुद्दा जो है भारतीय संस्कृति और हिंदी को लेकर है, और इसमें भी आप लोगों ने कह दिया कि बिल्कुल इसमें हिंदी का महत्व है। अब देखिए हिंदी का महत्व किस नाते, जिस तरीके से मैंने कह दिया कि उद्योग व्यापार अगर वैश्विक स्तर का भारत में प्रवेश कर रहा है तो हिंदी को अपनाना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन भारत के व्यापारी वैश्विक स्तर पर जा रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि हम लोग हिंदी में व्यापार करेंगे, तो उस जगह पर संभव नहीं होगा, उनको अंग्रेजी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो ये इसका उल्टा होगा। बिल्कुल उसी तरीके से भारत अपनी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर अगर लेकर जा रहा है या भारत में वैश्विक स्तर के लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें भी एक थोड़ा सा अलग अलग स्थितियां पैदा होती। भारत अगर अपनी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर लेकर जा रहा है, ओके, हिंदी में प्रस्तुति कर रहा है या प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तुति कर रहा है, तो लोगों को उनको अंग्रेजी में समझाना पड़ेगा। लेकिन भारत में कई विदेशी लोग प्रवेश कर रहे हो, इस देश की धर्म, संस्कृति, इनकी रहन सहन, इनकी वेशभूषा, इनके दिमागी चाल चलन को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, तो वह अंग्रेजी भाषा का चोला इनको उतारना पड़ेगा और हिंदी भाषा का पहनना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति का पहनना पड़ेगा, तभी जाकर ये इनकी समझ में आ जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी में एक बड़े लेखक होकर गए और 1900 से लेकर 1920, 22, 25 तक इनके उपन्यासों में धूम मचाई थी, आप कह सकते हो। और ये लेखक है देवकी नंदन खत्री, और इनके जो है उपन्यास जासूसी और अय्याशी उपन्यास, अय्यारी वाले जो है ये रहा करते थे। और उनमें उसके भीतर ये एक ऐसी अद्भुत काल्पनिक दुनिया बनाई जाती थी,
तो उसको पूछे नहीं। उसमें आप चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति का जिक्र कर सकते हो, और इन्हीं उपन्यासों पर आधारित धारावाहिक भी बना, नेशनल टीवी पर भी चला और फिर स्टार के विभिन्न चैनलों पर भी चला, दोबारा इसको बनाया गया, दोबारा इसकी प्रस्तुति भी हो गई। तो ये उपन्यास इतने वैश्विक स्तर पर धूम मचा रहे थे और जिनकी चर्चा हो गई थी। तो केवल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए कई विदेशी लेखक, विदेशी समीक्षक, विदेशी विद्वान हिंदी भाषा को सीखे और फिर इन उपन्यासों को इन्होंने पढ़ा। बिल्कुल उसी तरीके से मैं कह दूं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर महाभारत और रामायण ये दो ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का वैश्विक स्तर पर सम्मान है, और इन ग्रंथों को अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वह संस्कृत भाषा सीखे और वो सीख कर इसको समझ सकता है। इन ग्रंथों का हिंदी के भीतर जो अनुवाद हुआ है उसको समझे, मतलब हिंदी को समझना पड़ेगा, और फिर इन बड़े धर्म ग्रंथों को जो है ये प्राप्ति जो है इनको हो जाएगी समझ को लेकर। उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में लेकर जाएंगे तो वो स्तरीय नहीं हो सकता है, और उसमें वह मौका और विश्लेषण करने का, उसमें वह मूल प्रवृत्ति जो है, मूल पृष्ठभूमि जो है यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते, ये यहाँ पर देखा जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि हर भाषा की एक अपनी संस्कृति, हर भाषा की एक अपनी पृष्ठभूमि होती है, उसी के तहत वो भाषा ही सौंदर्य, भाषाई अलंकार इसको लेकर आ जाता है। जैसे मैं कहूं कि हिंदी की कहावतें और मुहावरे, मराठी की कहावतें और मुहावरे, इसकी भी पृष्ठभूमि और इसकी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है अलग होगी, अंग्रेजी की भी अलग होगी। अगर मैं कहूं कि उदाहरण के तौर पर ये कहावतों के नाते कई कहावतें जो जुड़कर आ जाती हैं, जैसे समझ लीजिए कह दिया कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो ये अगर मैं कह रहा हूं तो इसका सीधा अर्थ आंगन टेढ़ा है ऐसा नहीं होता है, या नाच नहीं आ रहे इसलिए वो आंगन टेढ़ा है, ये बहाना बना रहा है। तो ये हमारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के तहत आ जाता है। तो अंग्रेजी में इसके लिए अर्थों के साथ कोई दूसरी कहावत बनानी है तो वह उस भाषा संस्कृति के तहत, या फिर समझ लो मैं अगर कह रहा हूं कि ये देखो ये सूर्य और ये जयद्रथ, ये महाभारतीय उदाहरण है, तो ये सूर्य और जयद्रथ अगर मैं कह रहा हूं कि अभी 2 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद परीक्षाएं हो रही हैं, और मैंने कह दिया कि अब देखो ये मैं सिलेबस पढ़ा चुका हूं, ये आपके लिए सूर्य है और परीक्षा जयद्रथ, तो आपको वह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के तहत महाभारत में जो इस्तेमाल किया गया था ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए। अगर ये वाक्य किसी विदेशी व्यक्ति ने सुना तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ताकतवर है, इसीलिए हमें पता होता है कि भाई सूर्य और जयद्रथ का क्या संबंध है, और फिर ये किसने वाक्य कहा, किसके लिए कह दिया, तो ये सारी चीजें आ जाती है। किसी विदेशी व्यक्ति को ये समझना है तो महाभारत में जो मूल घटना और प्रसंग है ये उसको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो उसके लिए समझना बहुत बहुत मुश्किल होगा। आप मुझे बता दो कि मैं अगर कह रहा हूं कि ये सूर्य और जयद्रथ, तो ये महाभारत में कौन सी कहानी और कौन से संदर्भों को लेकर आ जाता है, कोई बता सकता है? ये कहां पर घटना घटित हो गई, किसने किसको वाक्य कहा, क्या प्रसंग था, ये आपको पता है? यस सर। बोलो आकाश, अक्षय, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ये वाक्य। ये वाक्य कहा था, बिल्कुल करेक्ट है। फिर प्रसंग क्या था? अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसकी मृत्यु का कारण था जय। ठीक ठीक है, ठीक है। प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले ठीक सूर्यास्त के पहले वो ठीक है, जयद्रथ को मार डालेगा। ठीक ठीक है, ठीक है। अक्षय ये जानकारी रखता है, और वो महाभारतीय प्रसंग उनको इसने पढ़ा भी होगा, देखा भी। तो संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं, बाकी बच्चे जिनको पता नहीं है, तो कहानी ये है कि महाभारतीय युद्ध कुरुक्षेत्र पर घमासान तो चल रहा था, उसमें पांडव पक्ष भारी भी पड़ रहा था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पांडवों का नुकसान भी नहीं हो रहा था, वो हो रहा था।
और अभिमन्यु की बात यहाँ पर आ जाती है, या फिर इसके अलावा कई तरीके के अपमान कौरव पक्ष ने जो किए थे उसको लेकर आ जाती है। और अर्जुन एक शपथ ले लेता है कि भाई मैं आज जयद्रथ का वध अगर नहीं करूंगा तो खुद सीता पर चढ़ जाऊंगा। तो ये बात जब कौरवों को पता चलती है कि ये पता जैसे चलती है, तो ये जानबूझकर एक नीति, युद्ध नीति इस तरीके से बना देते कि दिन भर ये सोचते हैं कि जयद्रथ को अर्जुन के सामने जाने ही नहीं देना। अब जाने ही नहीं देना तो इसका अर्थ है कि अर्जुन सीधे जयद्रथ से लड़ेगा नहीं, और सूर्यास्त जैसे ही हो जाएगा युद्ध बंद हो जाएगा, और सूर्यास्त के पहले मारने की इसने शपथ ले ली है, तो जैसे ही सूर्यास्त होगा तो इसको तो चिता पर चढ़ना पड़ेगा। तो ये नीति, युद्ध नीति बना देते हैं, और दिन भर ये जयद्रथ को जो है दूर रखते हैं अर्जुन से। और फिर कृष्ण जो सारथी था अर्जुन के रथ का, अब इसको लगता है कि भैया अब मुश्किल पैदा हो रही है, और मैं इनके पक्ष में सारथी क्यों ना हूं, परंतु एक बौद्धिक कौशल्य इस्तेमाल करते हुए हमें इस पर उपाय ढूंढना पड़ेगा। वो पक्ष में पांडवों के तो थे ही, लेकिन वह हाथों में शस्त्र केवल नहीं उठा रहे थे, लेकिन बौद्धिक सहायता जो है प्रदान कर रहे थे। तो कृष्ण ने जो है इसके बाद अपनी जो ताकत थी उसके आधार पर सूर्यास्त, आप कहे कि एक नकली सूर्यास्त करवाया, बादलों में सूर्य को छिपाया, और जैसे ही लगा कौरव पक्ष की भाई सूर्यास्त तो हो गया, और अर्जुन को तो अभी चिता पर चढ़ना है, बिना लड़े किसी को मारे अर्जुन तो मर जाएगा, और ये अगर मर जाएगा तो पांडवों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इससे उठ पाना इनके लिए मुश्किल होगा, और हम लोग दोबारा युद्ध में उतर सकते हैं, और जीतने के रास्ते पर हम लोग जा सकते हैं। तो ये जैसे ही सभी खुश होते हैं कौरव पक्ष वाले, और सभी दौड़ जाते हैं, और जयद्रथ भी दौड़कर आ जाता है, और फिर नाचने लगता है, कहे खुशी मनाने लगता है, और फिर कहता है कि अर्जुन को उतर जाओ रथ से और चिता पर चढ़ जाओ। तो ये सारी स्थिति जैसे ही पैदा हो जाती है, सभी पांडव पक्ष निराश है, दुखी है, हार चुके महसूस कर रहे हैं, और कौरव पक्ष नाच रहा है, विजय उत्सव मना रहा है, ऐसी स्थिति। और इस जगह पर कोई तटस्थ है तो वह है कृष्ण, क्योंकि क्या होने वाला है, क्या किया है, ये इन्हीं को पता है। और फिर जैसे जैसे ये पूरा एक काला साया युद्ध भूमि से उठने, और आकाश और बादलों का भी साया उठने लगता है, और धीरे 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 सूरज बाहर आ जाता है, और वो बादल छट जाते हैं सारे चकित, और तुरंत उस जगह पर अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि ये है सूर्य और ये है जयद्रथ, तुमने जो शपथ ली थी वो पूरी करो। तो ये कहावत उस तरीके से चलती है, और ये कहावत के नाते आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये विदेशी व्यक्ति कोई पढ़े तो इसको उसी तरीके से समझना पड़ेगा महाभारत में जाकर, ये आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, ये होगी कहावत को लेकर, उसी तरीके से मुहावरों को लेकर होता है, उसी तरीके से शब्दों को लेकर। अगर शब्द भाषा के भीतर लेकर आने की बात जो होती है ना, वो बहुत अहमियत रखती है, और वो नया शब्द भाषा के साथ जुड़ जाता है, और नया शब्द जब भाषा के साथ जुड़ जाता है वह एक अर्थ के साथ आ जाता है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, बोफोर्स ये शब्द, बोफोर्स क्या है ये जानते हैं आप? बोफोर्स क्या है, कोई बताएगा? आप अगर वर्तमान में युद्ध से जुड़ी हुई खबरों की बात अगर सुन रहे हो, तो उसमें बोफोर्स को लेकर बात निकलेगी। कल के अखबार के भीतर और कल के मीडिया में भी ये बात थी। बोफोर्स से 15-20 किलोमीटर लंबा सफर करने वाली एक शस्त्र वाली बात जो है भारत ने बनाई, और भारत ने अपनी इंडिया मेड के तौर पर भारत ने बनाई है, भारत के तकनीकों ने बनाई है, वो ताकतवर है। बोफोर्स क्या है, कोई बता सकता है? मैं आपको बता देता हूं, बोफोर्स एक तोप है, और वह हमारी सैनिकों की ताकत है, और जिस प्रकार के युद्ध हो गए ना, तो उन युद्धों के भीतर इस तोप को इस्तेमाल किया गया, और उसने शत्रु सैनिकों में तहलका मचाया है। ये भी आप ध्यान में रखें, मैंने तहलका शब्द भी इस्तेमाल किया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये हमारी भारतीय
निर्मित नहीं है, ये विदेश की है और इसको हमने खरीदा। परंतु जब खरीदा और उस समय जो कांग्रेस सरकार थी इसने खरीदा था और इसमें जो खरीदा गया वो कमजोर था, ऐसी बात नहीं। तोप तो अच्छी थी, वो बात अलग है, लेकिन जिस कीमत में खरीदना चाहिए था उस कीमत में नहीं खरीदा। उन्होंने इसको ज्यादा पैसे दिए, इसमें आर्थिक दृष्टिकोणों से पैसों के नाते भ्रष्टाचार हुआ और ये बाद में बाहर निकला और तब से आज तक और भविष्य में भी बोफोर्स यह शब्द घपले के नाते इस्तेमाल होता है। अरे कौन सा बोफोर्स किया तुम, तो बोफोर्स किया मतलब कौन सी तोप की, ऐसे नहीं है, इसका अर्थ कौन सा घपला किया, तो घपला या भ्रष्टाचार का पर्याय बोफोर्स बना। उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि तहलका शब्द का अर्थ सीधा जो अर्थ निकलता है हड़कंप मचना, हड़कंप मचना, तहलका मचाना माने हड़कंप मचना, मतलब ऐसी उथल पुथल मची है, ऐसी स्थिति है। लेकिन तहलका एक स्कैम के तौर पर आया, तहलका एक भ्रष्टाचार के तौर पर आया और ये मीडिया में जो आया था उसके आधार पर बनकर आया और पैसे लेन देन करने वाले लोग जो राजनेता जो है इनका वीडियो शूटिंग किया था, तो उसके बाद पूरी तरीके से मीडिया में इसका तहलका मचा। तो उस नाते ये तहलका शब्द आ गया और इसने हड़कंप मचाया और फिर वो तहलका मचाना, तहलका यह शब्द हड़कंप के लिए पर्याय बन चुका और एक स्कैम के तौर पर। अब देखिए मैं स्कैम शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको भी देखें आप, और मैंने कल हो सकता है या किसी पिछले लेक्चर के भीतर भी इसका जिक्र किया होगा कि स्कैम 1992 हर्षद मेहता, ये स्कैम शब्द जो है सुचिता दलाल जो इसकी लेखिका है, इन्होंने जो खबरें चलाई अंग्रेजी के भीतर, ये शब्द मार्केट में, बाजार में लेकर आए या फिर मीडिया में लेकर आए, इसको आप ध्यान में रखें। ये शब्द बाहरी भाषाओं में अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता, लेकिन हिंदी के भीतर ये शब्द आया स्कैम। स्कैम माने फ्रॉड, ये फ्रॉड ये शब्द इस्तेमाल होता था, या फिर कोई घपला ये शब्द यहां पर इस्तेमाल होता था। परंतु ये शब्द भाषा को दे दिया, न केवल भारतीय मीडिया में अंग्रेजी भाषा को, ये पूरी तरीके से प्रादेशिक और हिंदी भाषा के लिए भी शब्द इस्तेमाल किया। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये शब्द भाषा में जुड़ जाते हैं और ये जुड़ने की प्रक्रिया जो होती है वह किसी पृष्ठभूमि के तहत होती है, किसी सांस्कृतिक आयाम के तहत होती है। उसकी पृष्ठभूमि राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, सामाजिक होती है, सांस्कृतिक भी होती है। तो उस नाते आप इसको ध्यान में रखें कि ये भारतीय संस्कृति हमारी बहुत बड़ी पृष्ठभूमि होती है और वह पृष्ठभूमि शब्दों को लेकर आ जाती है, शब्दों का अर्थ बना देती है। और इसको अगर समझना है, भारत को अगर समझना है, तो भारतीय संस्कृति को भारतीय भाषा में समझना पड़ेगा। और भारतीय भाषा का प्रतिनिधित्व हिंदी करती है, तो वह हिंदी के भीतर ढूंढने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो ये आप ध्यान में रखें। तो उदाहरण के तौर पर मैंने ये कुछ बातें जो है यहाँ पर आपके लिए रखी है। जाते जाते मैं अभी और एक 5 मिनट है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि आप इंटरनेट पर थोड़ी सी इस सामग्री को ढूंढने की कोशिश करो। मैंने देखिए वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के महत्व को लेकर जो है यहाँ पर जो है कुछ चीजें ढूंढी, तो आपको भरपूर सामग्री जो है यहाँ पर मिल जाएगी। और इसमें से कुछ चुनिंदा लेख जो है, इसको मैंने एक नई विंडो के तौर पर खोलकर भी रखा था। तो ये देखो, हिंदी समय एक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा का जो है ये चलाता है, ये ऑनलाइन पत्रिका है, जर्नल है। तो इसमें एक अमित कुमार विश्वास का आर्टिकल, लेख जो है यहाँ पर वैश्वीकरण और हिंदी की चुनौतियों को लेकर है। तो ये भी आप ढूंढ सकते हैं, गूगल पर सर्च ऐसे करेंगे आपको मिल जाएगा। फिर और एक आर्टिकल जो है, ये आप नूतन कहानियां, ये जर्नल है, इसमें भी वैश्वीकरण के दौर में हिंदी की महत्ता को लेकर, हाँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उन मुद्दों के साथ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नई जानकारी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिल्मों में हिंदी की एक अलग मुद्दा यहाँ पर मिल जाएगा, संचार माध्यमों को लेकर है आपका मुद्दा, तो इसमें क्या क्या अतिरिक्त बातें हैं ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वैश्वीकरण में फिर और एक आर्टिकल है, वैश्वीकरण में
बड़ा हिंदी का महत्व, तो उसको लेकर ये एक छोटा आर्टिकल है, बड़ा तो है नहीं, लेकिन ये जानकारियां भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब पर कुछ नए वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो ये वीडियो भी आपको जानकारी के तहत मिल जाते हैं। तो ये चीजें जो है आप करें और इसको समझने की कोशिश भी आप करें, तो ये जो है आपके लिए लाभप्रद रहेगा। देखिए 2 लेक्चर के भीतर हम लोगों ने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की है, और मैं समझता हूं कि ये आपने ठीक से समझ लिया। अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है तो अभी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग समझे, आप बता दें कि मुझे ये मुद्दा आप समझ चुके ठीक से, समझ चुके हैं। अक्षय, भारती, प्रतीक्षा, प्रियंका, ऊपर 2-3 नाम जो दिख रहे हैं, जो बच्चे है उपस्थित, यस सर। ओके ठीक है। तो फिर आप ध्यान में रखिए, ये मुद्दा हमारा पूरा हो चुका है। हम लोग कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी को लेकर जो बातें, उसके स्वरूप को लेकर जो बातें और उसकी विशेषताओं को लेकर बातें जो है करना शुरू कर देंगे, और 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करके ये हमारा पूरा प्रयोजनमूलक हिंदी का जो है टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे।